Hi everyone, welcome to Buy Eats. So today we are going to continue our topic that is crop improvement in food resources. तो उसके अंदर हमने फर्स्ट पढ़ा था क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, सेकंड हमने पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जिसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा, ग्रीन मैन्योर देखिए हमने, वर्मी कंपोस्ट एंड कंपोस्ट के बारे में पढ़ा। ओके, आपको शायद याद होगा ये सब, क्योंकि अगर आपने पिछले वाला लेसन पढ़ा है इस तभी फ़ायदा है कि ये वाला जो लेसन आप कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर आपको पिछले वाला समझ में नहीं आ रहा तो इसको कंटिन्यू करने का क्या फ़ायदा। तो आज हम लेके चलेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की क्रॉप के जो प्रोटेक्शन है उसको कैसे मैनेज किया जा सके। तो देखो, क्रॉप की प्रोटेक्शन हमें करनी किससे है? इंसेक्ट्स से, डिजीज से एंड वीड्स से। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो क्रॉप को डैमेज कर सकती है, हमारी क्रॉप को डैमेज कर सकती है, और इन तीनों से हमें क्रॉप को प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वीड है वो क्या करता है? वीड्स हैं जो प्लांट से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, तो इससे जो प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स में कमी आ जाती है। जो डिजीज़ है वो प्लांट को डैमेज कर सकते हैं, और इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं? इंसेक्ट करते हैं 3 वेज के अंदर ये प्लांट को अटैक करते हैं, या तो कट, रूट, स्टेम और लीव, या तो रूट को कट कर देंगे या स्टेम को कट कर देंगे, या फिर लीव्स के अंदर छेद कर देते हैं। आपने देखा होगा कई लीव्स के अंदर, जैसे ये लीफ है, यहाँ पर कट होता है, यहाँ पर कट होता है, यहाँ पर कट होता है। ये सब काम किसका है? ये काम होता है इंसेक्ट्स का। जो पेस्ट होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो प्लांट्स को फीड करते हैं, वो सब ये काम करते हैं, और इससे जो प्लांट है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, या फिर वो जो प्लांट का सेल सैप है उसको सक कर लेते हैं। इससे क्या होगा? जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स है वो सेल सैप के अंदर प्रेजेंट है, तो इससे जो प्लांट है, जो वाटर है वो भी वहाँ प्रेजेंट है, तो प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की और वाटर की कमी हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड ये क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं बोर इनटू स्टेम्स एंड फ्रूट्स। जो फ्रूट्स हैं प्लांट के और जो स्टेम्स हैं उनके अंदर छेद कर देते हैं, उनके अंदर बोर हो जाते हैं, वहाँ पर एग्स दे देते हैं। तो ये काम किसका होता है? इंसेक्ट्स का। 3 वेज के अंदर ये प्लांट को डैमेज करते हैं। ठीक है, जो डिजीज़ है प्लांट्स की, डिजीज़ है प्लांट्स के अंदर, वो किस किस से हो सकती है? वो हो सकती है बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया डिजीज़ को हो सकता है, कर सकता है, या फिर फंगी डिजीज़ कोज कर सकती है, या फिर कोई वायरस है वो कोज कर सकता है। तो ये तीनों जो पैथोजेंस हैं वो प्लांट के अंदर डिजीज़ कोज कर सकते हैं। ठीक है, और वीड्स और इंसेक्ट्स और ये जो डिजीज़ है, इंसेक्ट्स और डिजीज़ और वीड्स को वेरियस मेथड से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और ये वेरियस मेथड्स कौन कौन से हैं? ये वेरियस मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हैं उनको यूज़ करके, जैसे हर्बिसाइड्स हैं या फिर इंसेक्टिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स हैं, उनको यूज़ करके हम डिजीज़ या फिर वीड को या फिर इंसेक्ट को किल कर सकते हैं, उनको वहाँ से प्लांट से अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेस्टिसाइड्स वो पेस्ट के लिए जो इंसेक्ट है उनमें हेल्प करते हैं, फंगिसाइड्स है वो फंगी को किल करते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है पेस्टिसाइड्स का। नेक्स्ट हम ये यूज़ कर सकते हैं मैकेनिकल रिमूवल। हम वीड्स को मैकेनिकली रिमूव कर सकते हैं, अपने हाथों से उनको रिमूव कर सकते हैं वीड्स को। एंड थर्ड आता है प्रिवेंशन मेथड्स। प्रिवेंशन मेथड क्या होता है? प्रिवेंशन मेथड फर्स्ट तो ये है कि प्रॉपर सीड बेड को प्रिपेयर किया जाए, कि वहाँ पर इंसेक्ट को ऐसा इन्वायरमेंट ही ना दिया जाए कि वो उस प्लांट को हार्म करे, ऐसा फंगी या बैक्टीरिया की एंट्री ना करवाई जाए, या फिर जो क्रॉप्स हैं उनकी टाइमली सोविंग की जाए। जैसे कि मान लो एक प्लांट के अंदर बैक्टीरिया था, ठीक है, उसको हमने वैसे के वैसे उसको वापस प्लांट लैंड के अंदर सो कर दिया, पर वहाँ पर हमने दोबारा वही क्रॉप उगा दी, तो जो इंसेक्ट्स हैं वो दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि उनके लार्वा तो प्रेजेंट होते ही है सोइल के अंदर। तो वहाँ पर उसको प्रिवेंट किया जाए कि वहाँ पर दूसरी सोइल को इंक्लूड किया जाए, दूसरी प्लांट को इंक्लूड किया जाए, ताकि जो इंसेक्ट का लार्वा है वो किल हो जाए, ताकि वो उस दूसरे प्लांट पर फीड ना करे। तो ये होता है प्रिवेंशन मेथड। ठीक है, तो ये था हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। इसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री।
नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर रियरिंग होती है किसकी, कैटल्स की, या फिर जो चिकन्स हैं उनकी होती है, इनकी रियरिंग होती है और इनसे क्या लिया जाता है, फूड लिया जाता है, मीट लिया जाता है, एग्स लिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एनिमल लाइफ स्टॉक का। एनिमल लाइफ स्टॉक का साइंटिफिक मैनेजमेंट करवाना, उसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल जो हस्बेंड्री वो इंक्लूड करती है किसको, कैटल को इंक्लूड करती है, गोट्स को इंक्लूड करती है, और करती है शिप को, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग को। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करती है कि यहाँ पर हम कैटल की रेयरिंग भी कर सकते हैं, गोट्स की रेयरिंग कर सकते हैं, शिप की रेयरिंग कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं, फिश की फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है कैटल फार्मिंग। जो कैटल फार्मिंग है उसके अंदर क्या होता है, कैटल फार्मिंग, इसके अंदर क्या होता है, जो कैटल फार्मिंग है वो दो मोटिव से की जाती है। फर्स्ट मोटिव होता है, फर्स्ट पर्पस होता है इसका मिल्क के लिए, कि हम जो कैटल है उससे मिल्क लेना चाहते हैं, इसके लिए हम कैटल को रियर कर रहे हैं, उसकी फार्मिंग कर रहे हैं। ऐसे जो कैटल्स हैं उनको हम कहते हैं मिल्च एनिमल्स। ओके, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम लेबर के लिए यूज़ करते हैं, फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे इरिगेशन के लिए, टाइलिंग के लिए एंड अर्थिंग के लिए, कि हमें खेत के अंदर कुछ बोना है या फिर कुछ और काम करना है, उनसे मैन्युअली लेबर करवाना है, उसके लिए हम इन एनिमल्स को यूज़ करते हैं। और इन एनिमल्स को हम कहते हैं ड्रॉट एनिमल्स। इनको हम कहते हैं ड्रॉट एनिमल्स। ठीक है, जो मिल्क एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। मिल्क का प्रोडक्शन है वो डिपेंड ऑन ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड। अभी लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, देखो लैक्टेशन पीरियड क्या होता है कि जो एनिमल है उसने बर्थ दिया काफ को, उसके बाद जो मिल्क की प्रोडक्शन हुई, वहाँ पर जो उसका पीरियड है कि एक काफ देने के बाद उसका दूसरा काफ होता है, उसके बीच में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। ओके, तो ये लैक्टेशन पीरियड है। अगर हमने मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो लैक्टेशन पीरियड है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, कि लैक्टेशन पीरियड अगर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्जोटिक ब्रीड्स को ले सकते हैं। मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्जोटिक ब्रीड्स हैं उनको ले सकते हैं जिनके अंदर जो लैक्टेशन पीरियड है वो ज़्यादा होता है। और हम जो लोकल ब्रीड्स हैं जिनके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंसी होती है उनको यूज़ कर सकते हैं। लोकल ब्रीड्स हैं उनको हम ये यूज़ कर सकते हैं फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं, हम यहाँ पर इनकी क्रॉसिंग करवा सकते हैं एक्जोटिक ब्रीड की और लोकल ब्रीड की, ताकि उनको डिजीज़ रेजिस्टेंस भी करेक्टर मिल जाए और उनके अंदर जो लैक्टेशन पीरियड है वो भी ज़्यादा हो। ठीक है, अब आता है ये जो डेयरी फार्म के एनिमल्स हैं इनके लिए फूड की रिक्वायरमेंट क्या होती है। कैटल फार्मिंग में दो टाइप के थे, मिल्च एनिमल्स एंड ड्रॉट एनिमल्स। अब आती है फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स। फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स। तो यहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, फर्स्ट तो होती है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। मेंटेनेंस चाहिए उन्हें, मेंटेनेंस हो सकती है कि
उनकी जो लाइफ हो वो हेल्दी हो, वो डिजीज़ फ्री हो, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है। जो एनिमल्स हैं वो डिजीज़ फ्री होने चाहिए फूड के लिए, मीन्स उनका फूड यही होता है कि वो डिजीज़ फ्री हों और उनको मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए कि उनको मिल्क प्रोड्यूस करना है, उसके लिए उनको क्या रिक्वायरमेंट होगी, उनको एक प्रॉपर फूड चाहिए। और प्रॉपर फूड क्या होता है, जो एनिमल्स इंक्लूड करते हैं तो उनके अंदर जो एनिमल्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उनमें उनका प्रेजेंट होता है रफेज, जो इंक्लूड करता है फाइबर। यहाँ पर फाइबर वो हाई अमाउंट में होता है, प्रोटीन लो अमाउंट में होता है। और नेक्स्ट आता है कंसनट्रेट्स। जो ये कंसनट्रेट्स हैं उसके अंदर प्रोटीन है वो हाई अमाउंट में होता है, फाइबर्स लो अमाउंट में होते हैं। तो ये मिल्क प्रोड्यूसिंग जो एनिमल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये था कैटल फार्मिंग। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग किसके लिए होता है? पोल्ट्री फार्मिंग होता है फाउल के लिए। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग में होता है रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक फाउल, रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक फाउल फॉर एग प्रोडक्शन, फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। चिकन के मीट के लिए और एग के लिए डोमेस्टिक फाउल का रेयरिंग, उसको हम कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, चिकन मीट। ठीक है, तो इसके लिए पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है एग प्रोडक्शन के लिए और चिकन मीट के लिए। जो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स है उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर। इंडियन ब्रीड्स को और फॉरेन ब्रीड्स को क्रॉस करवाया गया ताकि उनके अंदर जो एग प्रोडक्शन है और चिकन मीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट्स इंक्लूड की गई फॉरेन ब्रीड्स और इंडियन ब्रीड्स को क्रॉस करवाने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं वो हुई। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स किस किस के लिए ली गई? नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, कि चिक का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो एंड उनकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट हो, इसके लिए भी ये क्रॉसिंग करवाई गई। और ड्वार्फ ब्रॉयलर हो ताकि जो चिक प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सके। और यहाँ पर ड्वार्फ ब्रॉयलर होगा तो इसको सिंपल सी बात है कि जो फूड की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी, क्योंकि इसका साइज़ स्मॉल है तो इसको फूड इतना रिक्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक इसकी वो थी, बेनिफिट था। और यहाँ पर लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट थी। ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो साइज़ है वो थोड़ा कम है तो उसको जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स है वो ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हमारा पोल्ट्री फार्मिंग, जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि डोमेस्टिक फाउल की रेजिंग करवाना फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। और यहाँ पर इंडियन और फॉरेन ब्रीड्स की क्रॉसिंग करवाई गई। क्यों करवाई गई? ताकि नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक मिले, ड्वार्फ ब्रॉयलर मिले ताकि उनकी लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट हो एंड चिकन मीट है वो ज़्यादा मिले, चिक्स है वो ज़्यादा मिले और उनका जो फूड का रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन, फिश फार्मिंग है वो आते हैं, दो हमने कर लिए हैं, कैटल रियरिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग। नेक्स्ट आता है फिश प्रोडक्शन। फिश को प्रोड्यूस करते हैं हम किसके लिए? ये चीप सोर्स होता है एनिमल प्रोटीन का, सबसे सस्ता सोर्स है एनिमल प्रोटीन को गेन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड फिन्ड ट्रू फिश, जिनके पास फिन्स होते हैं, एंड शेल फिश। शेल फिश क्या होते हैं? ऑयस्टर्स होते हैं, उनको इंक्लूड करता है जिनके पास शेल्स होती हैं। ठीक है, और ये फिन्ड ट्रू फिश क्या होते हैं? जिनके पास फिन्स होते हैं। जैसे ये एक फिश है, ये फिश है यहाँ पर, इसके पास यहाँ पर ऐसे फिन होते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं फिन्स। तो ये जो फिशेस होती है ये होती है फिन्ड ट्रू फिश। ठीक है, तो इनकी रियरिंग करवाई जाती है फिश प्रोडक्शन के अंदर। तो ये जो फिश की ऑब्टेनिंग है वो दो टाइप से हो सकती है। फिश को हम ऑब्टेन कर सकते हैं दो टाइप से, या तो नेचुरल रिसोर्स से ऑब्टेन करें। नेचुरल रिसोर्स क्या हो सकता है? पॉन्ड्स हैं, फ्रेश वाटर है या फिर सी है, वहाँ से हम उनको ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्स।
ठीक है, या फिर उनकी हम फिश फार्मिंग करवाई जाए, फिश की ब्रीडिंग करवाई जाए, मैन है वो खुद फिश की फार्मिंग करे, वहाँ से भी हम फिश को ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप की फिशेस आती है, मैराइन फिशेस, दो टाइप की फिश होती है, मैराइन फिश एंड फ्रेश वाटर फिश। जो मैराइन फिश है वो कहाँ मिलती है? वो मैराइन फिश है मिलती है सी के अंदर, सी वाटर के अंदर मिलती है, और इसमें एग्जांपल है मैकरल, ट्यूना एंड सार्डिन्स। ये एडिबल फिशेस हैं जो खाई जाती हैं। जो मैराइन फिशेस होती है सी के अंदर मिलती है, और फ्रेश वाटर फिशेस क्या होती हैं? कार्प, कैटला, ये सब फिशेस हैं फ्रेश वाटर के अंदर मिलती है। और फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज क्या क्या हैं? रिवर, लेक्स, पोन्ड्स, यहाँ से हम इन फ्रेश वाटर फिशेस को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिशरीज़ हैं, मैराइन फिशरीज़ और इनलैंड फिशरीज़, फ्रेश वाटर फिशरीज़ हैं, इसके अंदर आता है आगे कि जो फ़िश का कल्चर है वो हम किसके साथ कर सकते हैं? राइस क्रॉप के साथ कर सकते हैं। फ़िश की प्रोडक्शन है, हम अगर हम फ़िश की फार्मिंग कर रहे हैं तो फ़िश की प्रोडक्शन है वो हम राइस क्रॉप के साथ भी कर सकते हैं। जो पैडी फार्म्स हैं, जो धान के खेत हैं, चावल के खेत हैं, वहाँ पर फ़िश का प्रोडक्शन उनके साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चावल के जो खेत होते हैं, धान के खेत, वहाँ पर पानी खड़ा रहता है। ठीक है, कुछ महीनों के लिए वहाँ पर पानी को खड़े रखना पड़ता है, पानी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो वहाँ पर हम फ़िश का प्रोडक्शन कर सकते हैं पैडी क्रॉप के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो फिशेस हैं, अगर उनकी फ़िश की फार्मिंग करते हैं तो हम वहाँ पर 3 टाइप की फ़िशेस होती है, सरफेस फीडर, मिडल फीडर और बॉटम फीडर। उस बेसिस पर हम फिशेस को सेलेक्ट करके फ़िश का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सरफेस फीडर है वो कौन सी फिशेस होती हैं? सरफेस फीडर फिश हम ले सकते हैं कैटला फिश। ये जो फ़िश है वो बिल्कुल सरफेस पर ही फीड करती है, ये ना मिडल में जाती है ना बॉटम में जाती है। नेक्स्ट आता है मिडल फीडर। ये मिडल फीडर है जो जहाँ पर हम फ़िश की फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पर मिडल में फीड करेगी, और इसका एग्जांपल है रोहू। ठीक है, और बॉटम फीडर में आती है कार्प, बॉटम फीडर में कार्प आती है। तो ऐसे हम फिशेस की रीयरिंग करवा सकते हैं, इन तीनों को इंक्लूड कर दे एक फ़िश फार्म में, और वहाँ पर फ़िश की प्रोडक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि ना तो कैटला फ़िश मिडल में जा रही है, कार्प भी मिडल में नहीं जा रही है, अपनी अपनी जगह रह रही है, तो इनको ना तो कंपटीशन होगा यहाँ पर फूड का, तो यहाँ पर फ़िश का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, फ़िश प्रोडक्शन से आगे आता है बी कीपिंग। जो बी कीपिंग है, बी रियरिंग है मधुमक्खी का, वो कैसे होता है? बी कीपिंग। तो ये जो बी कीपिंग है ये लो इन्वेस्टमेंट होती है। लो इन्वेस्टमेंट में भी जो फार्मर है वो इजीली बी कीपिंग कर सकता है। यहाँ पर ये क्यों करवाया जाता है? क्योंकि बी हाइव्स है, जो हमें पता है बी हाइव्स हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? हनी मिलता है, बट उसके साथ हमें मिलता है हनी बी वैक्स, हमें मिलता है बी वैक्स। तो ये बी वैक्स है वो यूज़ किया जाता है मेडिकल पर्पसेस के लिए। कई दवाइयाँ होती है जहाँ पर जो बी वैक्स है वो यूज़ होता है, इसलिए बी कीपिंग है वो की जाती है। ठीक है, तो लोकल वेराइटीज़ हैं बी कीपिंग के लिए हम जो यूज़ कर सकते हैं, जो हनी प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है, लाइक एपिस, सेरेना, इंडिका। ये इंडियन बी है। ठीक है, और नेक्स्ट आती है रोक बी। जो एपिस डोर्साटा है, ये है एपिस डोर्साटा, इसको हम कहते हैं रोक बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एपिस फ्लोरा। जो एपिस फ्लोरा है इसका साइज़ बिल्कुल छोटा होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं द लिटिल बी। ठीक है, फोर्थ आता है, फोर्थ मैं यहाँ लिख रही हूँ एपिस मेलिफेरा। जो एपिस मेलिफेरा है वो इटालियन बी वैरायटी है,
जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था फॉर द हनी प्रोडक्शन, क्योंकि ये जो हनी है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में करता है, लार्ज अमाउंट में करता है इटालियन बी वैरायटी। इस वजह से एपिस मेलिफेरा का इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन, क्योंकि हनी का प्रोडक्शन ये ज़्यादा कर रहा है तो इसको हम यूज़ करते हैं कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए। और ये कौन से इटालियन बी वैरायटी है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कैटल रियरिंग, पोल्ट्री रियरिंग, फिश कल्चर, फिश फार्मिंग एंड बी कीपिंग पढ़ा हमने। ठीक है, तो हमारा ये लेसन है जो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, तो आगे वाला नेक्स्ट लेसन हम क्या लेके चलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फैट। ओके, थैंक यू।